नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। ये घड़ी जो है सब्र करने की है। हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में एक वायरस का प्रकोप चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही समाप्त होगा और सभी लोग हंसी खुशी पहले जैसे अपना दिन पास करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में 36 साला चक्र पे आपको जानकारी दी थी। जितनी जानकारी मुझे है उतनी मैंने दी है और अपना भी रिसर्च वर्क उसमें जोड़ा। अब मैं 35 साला चक्र के ऊपर आपसे बात करूँगा। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है जो ग्रह फल को दर्शाता है। अर्थात ग्रह फल वो है जिसको हम बदल नहीं सकते। वो डेस्टिनी है, वो प्रारब्ध का फल है जो कई तरह से इस जन्म में मिलता है, ऋण के रूप में, तकलीफ़ों के रूप में और संघर्षों के रूप में। उनको हम बदल नहीं सकते, किसी उपाय के द्वारा भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो ग्रह फल के उपाय कहलाते हैं। तो इस अंक में, वीडियो के इस अंक में मैं उसी सब्जेक्ट पे अपना डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका आउटलाइन बता दूं कि इल्म सामुद्रिक या हस्त सामुद्रिक जो भी बोलते हैं, इसमें हमें सामुद्रिक वर्ड का मतलब पहले समझना होगा। मतलब ये हथेली एक तरह से समंदर है और इसके ऊपर जो भी माउंट बने हुए हैं ग्रहों के, वो एक द्वीप जैसे हैं। अब इस समंदर के अंदर जो लकीरें दिख रही हैं आपको, ये लकीरें, हालांकि इनमें बदलाव होता रहता है लेकिन ये एक डिसिप्लिन के तहत ही बदलती हैं। ऐसा नहीं कि वो बदलाव हो गया तो बहुत ही ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उन बदलावों को कंट्रोल करने वाला माउंट होता है। ये पर्वत होते हैं, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और इस तरह के बुध पर्वत, चंद्र पर्वत। इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, मैं आगे स्लाइड भी लगा रहा हूँ, कि हथेली का जो बेस का हिस्सा है, जो मणिबंध से जुड़ा होता है, उसमें राहु और केतु की स्थिति दी हुई है। ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि वो ये स्थिति वहाँ क्यों दी हुई है। ये स्थिति इसलिए दी हुई है कि किसी भी आदमी के जीवन में कोई बैलेंसिंग फैक्टर क्रिएट करने वाला जो है वो राहु और केतु है। इसी के ऊपर सारा दारोमदार होता है। केतु पिछले जन्मों के कर्मों की फहरिस्त लेकर इस जन्म में आता है और एक तरह से वकील सफाई का काम करता है। मतलब शनि की अदालत 11वें घर में जब लगती है, वो गुरु का घर भी है, गुरु कारक है वहाँ पे, माने गुरु की बुद्धि लिए हुए शनि वहाँ पे मुंसिफ होता है और उसकी अदालत में ये अपना केतु पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है और उसके अगेंस्ट में राहु होता है जो सरकारी वकील के रूप में वहाँ पे उस केस को लड़ता है। अब जिसका भी पलड़ा भारी होता है, अर्थात जो भी केस जीतता है, वो एक अलग बात है। अगर जातक केस हार जाता है तो उसके स्ट्रगल्स रहते ही रहते हैं, सवाल ही नहीं है, वैसे भी रहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि केतु के लाए हुए जो पूर्व जन्मों के फल हैं वो राहु डिस्ट्रीब्यूट करता है इस जन्म में। डिस्ट्रीब्यूटर है ये। और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ करता है? जिस घर में है, जिस राशि के साथ संबंध है उसके मालिक, और जहाँ जहाँ पे इसकी दृष्टि जाती है राहु की, 7वें के अलावा जहाँ जहाँ भी इसकी दृष्टि जाएगी, वहाँ वहाँ ये केतु के लाए हुए कर्मों का जो लेखा जोखा है और शनि के फैसले को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से, हालांकि इसके ऊपर बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता। तो ये समझ लीजिए केतु एक तरह से पिछला दरवाज़ा है जहाँ से लोगों के कर्मों की चीज़ें आती हैं, सामने रखी जाती हैं और ये बेस में रहते हैं। इसलिए एक मान के चलिए कि ये आपके उस बैलेंसिंग फैक्टर है सभी ग्रहों के लिए।
अगर हथेली को समंदर माने तो इसके ऊपर जो मिलने वाली 5 नदियां हैं वो अंगुलियां और अंगूठा है। तो ये हमारा एक्चुअली ये भारतीय पद्धति की सामुद्रिक शास्त्र है, जहाँ पे हर चीज़ को धर्म से और इससे जोड़ के आगे बढ़ाया जाता है, इसीलिए यह इतनी महान है। लाल किताब में भी पंडित जी ने इसी चीज़ को प्रोपेगेट किया है। तो मैं अब आगे की चीज़ें शुरू करता हूँ। चार्ट के साथ चार्ट लगाऊंगा, चार्ट का डिस्क्रिप्शन दूंगा, तभी ये चीज़ समझ में आएगी। मैं ऐसे सिंपल बोलता रहूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चार्ट आगे आएंगे, चार्ट के साथ साथ मैं कमेंट्री करता रहूँगा और आप उसको समझने की कोशिश करिए। अब हम 35 साला चक्र के बारे में बात करेंगे। 35 साला चक्र जो है ये हथेली को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। ये ऊपर अंगुलियाँ जैसे मैंने पहले बताया था, ये 36 साला चक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हथेली जैसे बताया था कि हथेली एक प्रारब्ध है। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है अमिट है, ये होके रहता है, इसका साधारणतः कोई उपाय होता नहीं है। ये हथेली है, इसमें आप सभी के ग्रहों की स्थिति आप देख सकते लिखे हुए हैं ये, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और ये केतु और ये राहु हथेली के बाहर है, मणिबंध के ऊपर है। अब इसके थोड़ी फिलॉसफी को जानते हैं। ये चक्र के ऊपर वो ये है कि ये 35 साला चक्र का ये जन्म या प्रारंभ कैसे हुआ है। ये इसकी शुरुआत इल्म सामुद्रिक से ही हुई है। 5 अंगुलियों मतलब 4 अंगुलियां और 1 अंगूठा मिला के 5 और 7 ग्रह। 7 आप बोलेंगे कि राहु केतु मिला के तो 9 ग्रह होते हैं, 7 ग्रह कैसे। यहाँ पर क्या है कि 7 ग्रह इसलिए लिए गए हैं कि राहु केतु दोनों ही हथेली के बाहर हैं और बेस पे बैठे हुए हैं हथेलियों के मणिबंध के ऊपर, इसलिए 7 लिए गए हैं। तो 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा चक्र 35 साल में जाके कंप्लीट होता है। यह 35 साला चक्र के सिद्धांत हैं। शुरू कैसे करते हैं ये उसका सिद्धांत है। अच्छा, इसमें एक बात और मैं बता दूं आपको कि 35 साला चक्र और प्रभावी ग्रह वर्ष ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, अलग अलग हैं। हालांकि 35 साला चक्र का ही एक एक्सटेंशन मान सकते हैं प्रभावी ग्रह वर्ष को, लेकिन इनके हिसाब किताब थोड़ा अलग है। अब आप देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि 35 साला चक्र की शुरुआत जन्म के समय के ग्रह जो लाल किताब के अनुसार उससे होती है, उसका एक चार्ट लगा रहा हूँ। जन्म समय आप स्थानीय जन्म समय के अनुसार लीजिए, स्थानीय जन्म समय जो भी होता हो। अभी मैं आपको दूसरा चार्ट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला चार्ट जो है ये जन्म समय के अनुसार जो ग्रह होंगे उसके दिए हुए हैं, और ये जन्म समय के ग्रह जो है ग्रह फल के ही होते हैं, मतलब इसको उपाय योग्य नहीं होते। तो ये आप पूरे देख लीजिए, मैंने AM PM भी लगा दिया साथ में। अब आपको जो मैं उदाहरण कुंडली का जिक्र करूँगा वो उसका जन्म जो है दोपहर के 2:20 का था। तो ये यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा 1 बजे से 3 बजे के बीच में। और यहाँ का अगर आते हैं तो यहाँ का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है शुक्र है, अर्थात 35 साला चक्र में शुक्र से दशा की शुरुआत होगी, ना कि शनि से। नॉर्मल कोर्स में जो चार्ट दिया रहता है वो शनि का होता है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा होता है वो चार्ट शनि का।
ये देखिए ये शनि से शुरू होता है, ये 35 साल चक्र का है। 6 साल से जी के यहाँ से शुरू होते हैं और बुध तक जाते हैं 35 साल चक्र में। तो ये शनि से शुरू होता है। लेकिन जन्म समय का ग्रह, अब जैसे हम इस पे आते हैं, जन्म समय का ग्रह यहाँ पे शुक्र है, तो ये शुक्र से शुरू होगा। अब सवाल ये आता है कि शुक्र से जब शुरू होगा तो बाकी ग्रहों का क्या होगा और ये शुरू कब होगा। शुक्र से शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि जन्म के साथ ही शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इस जातक की कुंडली में जो शुक्र है वो देखेंगे, इस जातक की कुंडली में शुक्र 8वें घर में है। अब ये शुरू कब होगा, जब ये शुक्र वर्ष कुंडली में लगन में आएगा। तो कैलकुलेशन से देखते हैं तो ये शुक्र वर्ष कुंडली में 8वें साल आता है। जब ये 8वें साल में आएगा तो इसके पहले के उसका क्या होगा ये देखना पड़ेगा आपको। ये 8वें साल में आता है तो इसके लिए जैसे हमने ये अभी मैं बताता हूँ आपको। ये देखें आप, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है और ये देखिए मैंने ये एरो भी लगाया है कि 8वें साल से 35 साला दशा की शुरुआत होगी इसकी। और इसके शुरू होने से पहले ये जो पार्ट है पूरा, ये पार्ट जो है इसके पहले का है, मतलब 8 साल की उम्र तक इन ग्रहों का असर इसके ऊपर आएगा। 8 साल की उम्र तक ग्रहों की दशाएं। अब इसको आप जोड़ेंगे तो ये सभी के जो अगर जोड़ेंगे तो 1 साल ज़्यादा हो रहा, तो केतु का 1 साल कम होगा। यहाँ ये लिखा 2 साल की बजाय केतु 1 साल का रहेगा। अंतर दशा की बोल रहा हूँ मैं। अगर आप दशा में जाएंगे तो गुरु का 6 साल लिखा, ये 5 साल गुरु का होगा। ये सूर्य का 2 साल पूरा लेंगे और चंद्र का 1 साल पूरा लेंगे। इस तरह से ये इसमें आएगा और उसके बाद ये शुक्र की दशा शुरू होगी इसमें। तो ये उसका रिप्रेजेंट करेगा कि ये दशा शुरू कब होती है। अब ये हमने आपको बता दिया ग्रह दशा शुरू कहाँ से होगी और जातक की कुंडली में कहाँ चल रही है। अब इसमें एक चीज़ है, ये इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है जन्म समय का ग्रह हमेशा पैदाइश से ऑपरेट नहीं होता कि ये पैदा हुआ जिस वक्त वहाँ से नहीं होगा। वो मैंने आपको बता दिया कि लग्न से आता है ये। तो इल्म सामुद्रिक का जो चक्र है वो ये है हथेली से होता है। अब ये हमने आपको बता ही दिया है, इसलिए इसे बोलने की ज़रूरत नहीं। चार्ट के माध्यम में सब लिखा हुआ है कि कब से कब तक ये और कैसे चलेगा। और थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं बता दूं आपको कि इसमें देखिए हमने ये ब्रैकेट भी लगा दिया है कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक पहले 8 साल तक आएंगे और उसके बाद ये ऑपरेट होगा। तो ये हो गया। और ये 35 साल चक्र में जो अंतरदशाएँ आती हैं वो भी इसमें दे दिया है हमने। इस चार्ट में शुक्र के 35 साल चक्र में जब जो शुरू होगा, इसमें शर्त ही रहती है कि पूरे 35 साल पूरे करने पड़ते हैं। तो शुक्र ये 35 साल स्टैंडर्ड कुंडली में शनि से शुरू होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ जन्म समय का जो ग्रह था वो शुक्र था, तो शुक्र से शुरू होकर 35 साल में जब आएंगे तो टोटल जब काउंट करेंगे तो ये तकरीबन 40 साल का हो जाता है एक चक्र। कभी कभी इस तरह की ग्रह आती हैं कि ये 50 साल तक भी पहुंच जाता है। 40 साल क्यों आएगा? क्योंकि हम इसको शुक्र के ठीक पहले वाले ग्रह तक लेते हैं। शुक्र के पहले जो आता है वो चंद्र होता है। अब ये देखिए आप, शुक्र के जो पहले आएगा वो ये चंद्र होता है, ये चंद्र तक आएगा। ये
शुक्र यहाँ से चला जाएगा नीचे, और उसके बाद जब घूम तक यहाँ आएगा, चंद्र पे आएगा, तब ये एक साइकिल पूरा होगा। तो इस तरह से ये 40 साल तक ये चला जाएगा। अब ये देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा कि दोनों के कंपैरिजन में, एक तो 35 साल चक्र को जो रेगुलर दशा वाला है, और जो दूसरा इसका एक्सटेंशन है, मतलब प्रभावी ग्रह, दोनों ग्रह, इन दोनों में स्लॉट अलग अलग दिए हुए ग्रहों के। और 35 साल में भी उम्र के स्लॉट दिए होंगे, इस उम्र से इस उम्र तक इस ग्रह का, इस उम्र से इस उम्र तक इस ग्रह का। और ये ज़रूरी नहीं कि 35 साल चक्र के ग्रह जो उस उम्र में ऑपरेट हो रहे हैं और प्रभावी ग्रह दोनों एक जैसे हों, दोनों अलग अलग होते हैं अक्सर। ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, इसमें देखिए इसमें ये वाला देखिए आप, ये जो है, ये 35 साल रेगुलर चक्र है, जिसका टोटल ये 35 साल निकले हुए हैं। अब इस चक्र के हिसाब से कौन सा प्रभावी ग्रह चल रहा है और इसके हिसाब से कौन सा प्रभावी ग्रह चल रहा है, ये देख लीजिए आप। अब जातक की उम्र का जो है 40 साल के आसपास है, ये देखिए, ये हम जानेंगे तो ये 40 का स्लॉट जो है शनि का आता है ना, ये 40 का स्लॉट ये शनि का आता है प्रभावी ग्रह में। अब इसमें देखते हैं कि ये 35 साल चक्र में क्या आता है। 35 साल चक्र में अभी स्लाइड दिखाना है ना, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इसमें हम बताएंगे प्रभावी में तो मैंने बता दिया आपको। और उसमें जो है, उसमें आता है मंगल। वो स्लाइड अभी आ नहीं पा रही है तो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, स्लाइड बनी है लेकिन वो डिस्प्ले में नहीं आ पाई, तो वो मंगल का है। ये इधर आ गई। अब आप देखिए कि 40 साल उम्र में हमने प्रभावी देखा, उधर के हिसाब से शनि था, कौन से प्रभावी में, और 35 साल चक्र में यहाँ पे क्या आ गया, मंगल आ गया। तो अब यहाँ पे शनि और मंगल दो ग्रह आते हैं इस पर्टिकुलर एज के ऊपर, और ये दोनों ही कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि इनके अच्छे और बुरे फलों का कोई उपाय नहीं होगा, क्योंकि यह ग्रह फल वाले हैं। तो इनका उपाय क्या होगा कि इनको कम करने के लिए उसके पैरेलल दूसरे ग्रहों का उपाय किया जाता है, जिसके ऊपर लाल किताब में दिया है। उस चीज़ को मैं अगर इस पर लूँगा तो ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, वीडियो सब्जेक्ट से हटने रहेगा, तो उसको आप देख लीजिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा 36 साल चक्र का भी यहाँ पे जिक्र कर देते हैं। तो 40वां साल तर्जनी उंगली के दूसरे पोर में आता है, जो कि वर्ष कुंडली का दूसरा खाना भी है। यह खाना, मतलब उदाहरण कुंडली की बता रहा हूँ मैं, यह खाना खाली है और इसका मालिक शुक्र 11वें खाने में है। अब इस स्लाइड को भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ये 40वें साल की कुंडली है कि इसको ले रहे हैं हम लोग,
इसका जो खाना है कोइंसाइड करता है 2 से, ये खाली है और इसका मालिक शुक्र 11वें घर में है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम शुक्र का उपाय यदि ज़रूरी है उसको करना तो कर सकते हैं, जैसे गाय को खाना खिलाना, चरी देना, ये सब किया जा सकता है अगर आपके ऊपर प्रभाव ठीक नहीं आ रहा है। अब इसको इसका असर जो है, ये जो शुक्र का है, ये असर उसके ऊपर भी होएगा। मतलब जो उनका असर आ गया उसको शील्ड करने के लिए शुक्र का उपाय करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये कैसे चलेगा काम कि कहते हैं ना, जब किसी एक लकीर को आपको बगैर मिटाए छोटा करना है तो उसके पास उससे बड़ी लकीर खींच दी जाती है, तो वो लकीर अपने आप छोटी मानी जाती है। इसी तरह से कि जैसे ग्रेफल वाले उपाय तो आप कर नहीं सकते, तो उसके पैरेलल क्या किया जाए कि उसकी जो कुछ नेगेटिविटी है उसमें कुछ कमी आए, पूरी तो नहीं होती लेकिन कुछ कमी हो जाए। इसमें थोड़ा सा मैं और आपको बताऊंगा कि इस उदाहरण में ग्रहफल वाले शनि और मंगल के प्रभाव के अच्छे बुरे प्रभाव के तीव्रता का अंदाज शनि एवं मंगल मतलब मंगल बद और मंगल शुभ के पर्वतों पर मिलने वाले शुभ या अशुभ चिन्हों से करते हैं। जैसे जितना ज़्यादा अशुभ चिन्ह होंगे उतने ही ज़्यादा असर खराब होंगे, तो उससे करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी कमाल की चीज़ है कि ये इल्म ज्योतिष और इल्म सामुद्रिक को दोनों का संगम दिखता है इसमें, कि हम एक चीज़ में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कुंडली देख के कि ये गलत है और इसका प्रभाव गलत आ रहा, तो अगर हम उसको इल्म सामुद्रिक की मदद से मदद लें और उसको देखें वो कितना सही है या कितना गलत है, उसकी तीव्रता कितनी ज़्यादा है, वो उपाय करने लायक है कि नहीं है, कि ऐसे ही हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। अब हम इसमें ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगा, ये वाला वीडियो, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपसे मुखातिब होऊंगा इसके एडवांस वर्जन के ऊपर, कि जो मैंने अपना रिसर्च वर्क किया है उसके आधार पर मैं बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या हो सकता है और आप क्या क्या जान सकते हैं। तो ये एक आपके लिए हो सकता है एक माइलस्टोन साबित हो, और इसके बाद शायद मुझे ये दशाओं के ऊपर ये बनाने की ज़रूरत ना पड़े। बस अब महादशा वाला पार्ट आएगा, वो मैं आगे कभी बनाऊंगा, क्योंकि महादशा की जो स्थिति है वो सबके ऊपर नहीं लागू होती, वो कॉम्प्लिकेटेड है और उसको समझाने के लिए मुझे उसी तरह का स्क्रिप्ट रेडी करना पड़ेगा जिसमें समय लग सकता है। तो एक वीडियो और इस पर बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़।